नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज जलवायु परिवर्तन में कितना अंतर हो गया है, कितनी हालात ख़राब हैं। ख़ास तौर पर मैं अब चर्चा करूंगा हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर की वजह से सारी की सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। तमाम झीलें बन रही हैं, सैकड़ों की संख्या में झीलें बन गई हैं 1 साल 2 साल के अंदर। और 2 बड़ी घटनाएं हुई। आपने पिछले साल देखा होगा, पिछले 2 साल पहले हिमाचल में जो ज़बरदस्त भूस्खलन हुए और उनकी वजह से सारी दुनिया में ये चर्चा में रहा विषय। और वहीं उससे पहले केदारनाथ के ऊपर जो मंदिर केदारनाथ है उसके ऊपर वो एक झील टूट गई थी, उसका क्या हश्र हुआ था आपने सब ने देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी विकास की गति है उस पर हम अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि पिछले दिनों अभी 1-2 दिन पहले पता चला है कि हिमालय पर सड़कें चौड़ी करने की व्यवस्था की जा रही है। सीधे जम्मू से श्रीनगर तक हाईवे तैयार किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई हवा में लटका करके कोई चीज़ ले जाई जाएगी। वहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन होंगे, पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं होंगी। अभी सुनने में आया है कि वैष्णो देवी और ये जो अमरनाथ गुफा है वहाँ तक के लिए हाईवे चौड़े करके बनाने की बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने होंगी तो नेचुरल है, जिस क्षेत्र में प्रकृति ने वहाँ बर्फ़ पैदा करने के लिए बर्फ़ के कार्यक्रम पहले से बना रखे हैं, प्राकृतिक चीज़ें बना रखी हैं, वहाँ यदि व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार अपनी सारी चीज़ें करेगा तो निश्चित तौर पर ये सारी व्यवस्थाएं खराब होंगी। तो अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, वो उस पर आप आइए और फिर उसके बाद फिर मैं आगे और बात करूंगा आपको हिमालय को लेकर के। देखिए, तो क्या हिमालय से विनाश का नया सिग्नल मिलने लगा है? क्या एक बार फिर पर्वतों की चीर जलधारा, प्रलय धारा बनने वाली? ये नई नई जलधाराएं बन रही हैं। देख रहे हैं आप, सारे दृश्य आपके सामने हैं। कितना जल प्रलय हो रही है। क्या केदारनाथ जैसी घटनाएं रिपीट होंगी क्या, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और मैं आपको बता दूं कि नई नई झीलें तैयार हो रही हैं। ये हिमालय अपनी कहानी गढ़ने जा रहा है नई। देखिए, ये पुरानी चीज़ों का ये वीडियो है, किस तरह से भूस्खलन होता है और उसके बाद फिर कितना बुरा हाल हो जाता है। ये बड़े बड़े जलकुंड तैयार हो रहे हैं और जो इंसानी दुनिया है वहाँ की, उसके लिए ये बहुत ही अजीब व गरीब होगा, उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मानव विकास किया जा रहा है प्रकृति को छेड़छाड़ करके, तो क्या ये कि ऐसा तो नहीं कि मानव बम तैयार किए जा रहे हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये कहानियाँ क्या कह रही हैं, ये विकास है या महाविनाश की तैयारी चल रही है। आप जानते हैं कि इस प्रलय का सीधा सीधा असर कहाँ पर होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये हिमाचल से लेकर के, ख़ास तौर पर जम्मू से लेकर के, जम्मू, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बल्कि ये बिहार तक ये सारी चीज़ें मार करेगा। जब कोई, आप जानते हैं कि झीलों में पानी बढ़ जाता है और झील का कोई किनारा टूट करके इस तरह से चीज़ें चलती हैं तो फिर वो जो पानी उफान होता है वो सुनामी की तरह बाहर निकलता है। तो ये चीज़ें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना जो विकास कर रहे हैं उसे करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन उसका जो प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो ये हमारा आपको सुझाव हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से जो काम करने जा रहे हैं वो शायद मैं समझता हूँ बहुत ही आम इंसान के लिए दुर्गति का कारण बन सकता है।
ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लोगों की जब वहाँ पर जब भीड़ जाती है और बड़ी बड़ी झीलें भी ये वैज्ञानिक हैं हैं और बड़ी बड़ी उसमें केदारनाथ टाइप की जो पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये बातें यूं ही नहीं। ये हिमालय की चोटियां हैं, पता नहीं क्यों लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तमाम वैज्ञानिक, मौसम विज्ञानी बार बार इन सब बातों को उठा रहे हैं कि भाई आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करिए। झीलों की संख्या हिमालय पर बढ़ी है। ये सतलज है, चिनाब है, ब्यास, रावी, ये झीलें बनी हुई हैं। वहाँ पर मैं आपको बता दूं 339 झीलें बनी हैं इस एक साल के अंदर वहाँ पर, जो काफ़ी संख्या बड़ी बताई जा रही है। साल 2022 में सतलज में 1953 झीलें थीं और अब वो बढ़ कर के मैं समझता हूँ 2200 के आसपास हो गई हैं। तो ये अब ये 2292 झीलें हो गई हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और इसके बावजूद भी यदि आप इन सब चीज़ों को संज्ञान नहीं लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। ये बार बार मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ कि इनसे ये खतरे हैं। झीलों का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। छोटी झील होती है, फिर उसको धीरे धीरे करके बड़ी झील होती जाती है। तो वो आपको मालूम है कि जब बड़ी झील हो जाती है और उसमें पानी का बहुत ही बड़ा संकट, मतलब चारों तरफ से पानी आता है, तो फिर नेचुरल है वो समस्या बनता है और दूसरे निचले क्षेत्रों के लिए वो एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बनता है। तो आबादी का जो आबादी है उसके लिए नुकसान होता है। ये केदारनाथ में क्या हुआ था, जो झील थी वही सामने आ गई थी और वो उसका जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी के कारण वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, पिघल रहे हैं। और इनके पिघलने से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति ये बन गई है कि ग्लेशियल लेक्स जो है वो पूरे हिमालय का जो इलाका है वहाँ पर उनका निर्माण हो गया है। लगभग 24,000 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जिनका निर्माण हो गया है। हिमाचल में किन्नौर के पास एक बड़ी लेक बन गई है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि रेड अलर्ट वाली स्थिति है। मानसून का जो समय अब आने वाला है, अगर अति वर्षावृत्ति होती है तो केदारनाथ जैसी त्रासदी तो बहुत ही बौनी लगेगी उसके सामने, अगर इनमें से कुछ जो लेक्स हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, क्योंकि अत्यधिक पानी उन लेक्स में है और एक हिमालयन सुनामी का रूप वो धारण कर सकती हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी कि जहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है और वहाँ जाकर के लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, गाड़ियाँ ले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तापमान में बदलाव होता है और वो फिर आपके लिए नुकसान पहुंचाता है। वहाँ ये बड़ी बड़ी झीलें अब फटने लग जाएंगी, उनका पानी ओवरफ्लो होने लग जाएगा। ऊपर से मान लो जैसे ग्लेशियर फटा और झील में गिरा तो उसकी जो सुनामी होती है वो नीचे तक आपको परेशान करेगी। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है आपसे कि भाई आप इस चीज़ को ध्यान रखें और देखिए ये वैज्ञानिक क्या क्या कि जो धीरे धीरे एक लेवल तक ऐसे पहुंचती है कि जो कि वो टूट जाएगी। देखिए, वैसे जहां तक हिमाचल का सवाल है, यहाँ 202 ग्लेशियर 1118 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हैं और इसमें भी 385 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जहां प्राकृतिक झीलें बनी हुई हैं। अब सवाल ये है, झीलों पर नजर क्यों रखी जा रही है? हिमालय में बनी इन झीलों में ऐसा क्या हो रहा है जिसे लेकर के हिमालय के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद के लोग परेशान हैं? क्यों बड़े खतरे की आहट इसे समझा जा रहा है? क्या सिर्फ हिमाचल को खतरा है
या ये दायरा और बड़ा दिखने लगा है? आपने देखा, कई चीज़ें देखी आपने, कई लोगों का अनाउंस देखा, कई वैज्ञानिकों ने अपनी बात कही कि भाई आप विकास कर रहे हैं तो विकास के तरीके से मत करिए। पहले आप प्रकृति को देखिए कि प्रकृति आखिर चाहती क्या है। प्रकृति को यदि छेड़ोगे, अब मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है और वहाँ पर पेड़ खड़े हुए हैं तो आप पेड़ों को काट देंगे तो नेचुरल है वहाँ का वातावरण चेंज हो जाएगा, निश्चित तौर पर चेंज हो जाएगा। कोई सड़क बनानी है तो आप उस पेड़ हैं उनको दाएं बाएं करके आप जो है सड़क बना सकते हैं। कोई मान लो जैसे कोई पहाड़ है तो उसको काट करके आप यदि विकास करना चाहते हैं, सड़क ले जाना चाहते हैं, पुल बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही खतरनाक संकेत देती हैं। और इन सब चीज़ों का असर जो हिमालय के ग्लेशियर हैं उन पर पड़ता है। ग्लेशियर इसी वजह से पिघलते हैं, हालांकि वैसे उनकी सतत प्रक्रिया होती है ग्लेशियर पिघलने की। वो आमतौर पर पिघलते रहते हैं और गिरते रहते हैं, लेकिन वहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आप अपने हिसाब से वहाँ पे काम करेंगे कि उनके जो इलाके हैं उनमें जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी और चीज़ें, दूसरे टाइप की ड्रिल मशीनें और जो विस्फोट करते हैं, उससे आपको लगता है कि ये विस्फोट केवल एक दायरे में वहीं एक छोटी सी जगह पर हो गया। ऐसा नहीं होता। जब वो विस्फोट होता है तो वो बहुत दूर तक मार करता है, उसकी तरंगें बहुत दूर तक जाती हैं और वो तरंगों का आप मानते हैं। जैसे आप एक बार, एक उदाहरण के तौर पर, पानी में आप एक कंकड़ फेंकिए, कंकड़ तो आपने फेंक दिया, वो एक जगह गिर गया जा करके, लेकिन आपने जब कंकड़ फेंकने के बाद पानी पर जो तरंग होती है वो कहाँ तक जाती है, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ना आपने कभी इस तरह का अध्ययन किया होगा। हम जानते हैं कि वो तरंगें वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक किसी भी जलाशय में या किसी झील में उसका किनारा होता है, वहाँ तक वो धीरे धीरे करके पहुँचती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको, मैं समझता हूँ, आगाह करती हैं कि आप छेड़छाड़ मत करिए किसी के साथ। किसी प्रकृति को तो बिल्कुल मत छेड़िए। प्रकृति ने हिमालय को बनाया है। हिमालय आप जानते हैं हमारे देश का एक मुकुट है जो हमें कई एक देशों की सीमाओं से सुरक्षित रखता है। आप जानते हैं नेपाल है, चीन है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षित ही रखता है, वो हमारी जो संपदा है हमारे जीवन के लिए वो भी उपलब्ध कराता है। वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदियाँ निकलती हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, सरस्वती नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं उसको, घाघरा भी नदी है, वो भी उधर से ही आती है नीचे निकल करके। तो ये सारी चीज़ें उन नदियों से देखिए हमको नहरें निकलती हैं, कई तमाम, एक नहर नहीं है, अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, यमुना से भी कई ओखला बैराज से नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नहरें निकलती हैं, वो हमें मैदानी इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिमालय कोई बेकार की चीज़ है, हिमालय हमें बहुत कुछ उपलब्ध कराता है। निश्चित तौर पर आप नेचुरल ब्यूटी को जहाँ है वहाँ बना रहने दीजिए और वहाँ पर उस चीज़ के लिए लंबी फीस लगाइए। जो व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है उसके लिए प्रकृति को सेफ रखने के लिए कंट्रोल करिए भीड़ को, तो ये तभी ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। अब देखिए, अब की बार हमने देखा कि जो ट्यूलिप गार्डन था उसे समय से पहले बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि वो ट्यूलिप गार्डन के जो फूल थे, फ्लावर थे, पेड़ थे, वो मुरझाने लगे थे। क्यों मुरझाने लगे थे इस बात का आप लोगों को तो कोई अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन वहाँ जो वैज्ञानिकों ने बात बताई कि यहाँ पर इतनी गर्मी बढ़ गई है, लोगों की सांसें छूटती हैं, वो गर्मी होती है निश्चित तौर पर। आप उदाहरण के तौर पर एक आप कमरे में 4 आदमी बैठ जाइए और एक आदमी बैठ जाइए, 4 आदमियों की जो मैं कहना चाहिए जो सांसें हैं, बदबू है, जो कोई शरीर का जो स्खलन होता रहता है वो तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से वहाँ भी जब 1000 आदमी की क्षमता है वहाँ पर 1 लाख आदमी पहुँच जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, दुकानों की व्यवस्था, फिर वो गंदगी फैलाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं वातावरण को।
और ये वातावरण ही जब बिल्कुल बेकार हो जाता है तब वहाँ ये बहुत बड़ा एक मुद्दा तैयार होता है, और ये है कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने शुरू हो जाते हैं। जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहाँ जैसे मैंने बताया कि 2290 के आसपास जो झीलें हैं उनमें वो कहीं ना कहीं गिरते हैं, और वो गिर करके जब पानी का उफान झील में आता है तो वो जो प्राकृतिक जो आपदा है वो शुरू हो जाती है। वो जहाँ वहाँ आसपास बसे हुए लोग हैं उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है। वहाँ करोड़ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, करोड़ों जीव जंतु रहते हैं। जब झील में भूस्खलन होता है या बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है, बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ गिरते हैं जिनको ग्लेशियर कहते हैं, तब यही हालत पैदा होती है। तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्यों ये जानकारी मैं आपको इसी सिलसिले में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए। अभी देखते हैं, हम देखो आगे। यही वजह है कि कभी बारिश बाढ़ तबाही लेकर आती है तो कभी जंगली आग विकास के सिस्टम को चुनौती देती है। लेकिन हिमाचल में जलकुंड के आकार का बढ़ना क्या केदारनाथ से 10 गुना ज्यादा तबाही के संकेत दे रहा है? ऐसी आशंकाओं का आधार क्या? देखिए कितनी तो झीलें, इसका जवाब भी छोटी झील है फिर बड़ी झीलें बन और जाती प्रौद्योगिकी विभाग की नई रिपोर्ट और फाइंडिंग्स में छिपा है। साल 2023 के डेटा का एनालिसिस करने पर पता चला कि सतलुज घाटी में 50 से ज्यादा झीलें ऐसी हैं जिनका एरिया 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि 1 हेक्टेयर में 2.5 फुटबॉल मैदान बन सकते हैं। इस लिहाज से हर झील करीब 25 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी है। तो इसका मतलब हुआ कि 50 झील का क्षेत्रफल 125 फुटबॉल मैदान के बराबर। अब इतने बड़े एरिया में अगर झील बनती है तो इसके चलते किसी भी वक्त बड़े हादसे की आशंका बढ़ जाती है। आसान शब्दों में समझाएं तो अगर झील किनारे लैंडस्लाइड होती है या फिर हिमस्खलन यानी बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो फिर इन झीलों का पानी नीचे की तरफ सैलाब का रूप धारण करके आगे बढ़ सकता है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पिछले 4 साल में ग्लेशियर पिघलने की वजह से 933 नई झीलों का निर्माण हुआ है। स्टडी में यह बात भी सामने आई है कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नदियों का जलस्तर 3 से 4% बढ़ चुका है और आने वाले साल में वाटर लेवल में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। यही वजह है कि साइंटिस्ट लगातार सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस तरह की बड़ी और छोटी सभी तरह की झीलों की निगरानी कर रहे हैं ताकि जरा सी भी हलचल हो तो तुरंत आपदा प्रबंधन को अलर्ट किया जा सके। तो ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई वैज्ञानिक फट जाए। तो भारत सरकार के साथ हम पत्रकारों से बात करते हैं 4 या 5 ऐसे ग्लेशियर्स को प्रबोध सक्सेना है, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के। हम देखेंगे कि क्या अगर वहाँ पर कुछ अलार्म हुआ तो किस तरीके से उस लेक पे काम किया जाएगा। अब 10 हेक्टेयर वाली झील का विनाश से डायरेक्ट कनेक्शन क्यों है ये समझना भी जरूरी है। आपको याद होगा साल 2013 में जब केदारनाथ त्रासदी हुई, मकान, दुकान, इंसान सब बह गए थे, हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब भी 10 हेक्टेयर वाली एक झील फटी। ये हिमाचल इसकी वजह से और मंदाकिनी नदी अपने उत्तराखंड की तबाही है और फिर तबाही का तांडव मचाती चली गई। और इस बार बात सिर्फ सतलुज घाटी तक की नहीं। हिमाचल की सरकार ने 4 और ऐसी वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई किया है जो आने वाले वक्त में तबाही का जरिया बन सकती है। सबसे ज्यादा चिंता चेनाब बेसन की घेपंगत झील को लेकर है, जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये रोहतांग टनल से लाहौल की तरफ सिस्सू से पहाड़ पर 11 किलोमीटर ऊपर है और सिस्सू हेलीपैड भी इसकी रेंज में है। इस झील के ऊपर ग्लेशियर टूटने का पॉइंट भी है, इसलिए खतरा बढ़ जाता है। आकलन है कि इस झील के टूटने पर 723 किलोमीटर रोड, 69 पुल और 1 डैम के टूटने का खतरा है। बाकी 3 झीलों में से एक ब्यास के बेसिन पर और 2 सतलुज के बेसिन पर है, लेकिन उनका आकार कम है। हिमाचल सरकार की तरफ से इन झीलों पर स्टडी के में भारी तापमान में वृद्धि जैसे इस वर्ष हम झेल ही रहे हैं वो भी होगी, और साथ ही साथ मनु सिंह पर्यावरणविद हैं, ये आमतौर पर अपना अध्ययन करते रहते हैं वहाँ पर का एक साथ सामना करना और जल का प्रहार बता रहे हैं कि मैदानी इलाकों में अल्पवृष्टि के कारण वहाँ की उर्वरा भूमि का रेगिस्तानीकरण होगा, और दूसरा
अतिवृष्टि होगी हिमालय जैसे इलाकों में, और वहाँ पर बादल फटने, हिमालय सुनामी और बाढ़ जैसे हालात रहेंगे। और ये ऐसी त्रासदी रहेगी कि एक तरफ एनडीआरएफ झेलेगी अकाल और दूसरी तरफ बाढ़। आपने मनु सिंह जो पर्यावरणविद हैं, वो आमतौर पर हिमाचल और उसके आसपास के इलाकों में अध्ययन करते रहते हैं सब चीज़ों का। उनकी बात सुनी कि कभी भी आप ये मत समझिए कि हमने ये काम कर दिया और हम छोड़ चले गए। प्रकृति अपना काम करती रहती है। जहाँ जहाँ उसको इस तरह की कहानियाँ मिलेंगी छेड़छाड़ की, वो आपको दूरगामी परिणाम उपलब्ध कराएगी। और वो परिणाम क्या होते हैं आप जानते हैं। 2 बड़ी घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं। केदारनाथ मंदिर है वो बाल बचा था बहने से, शिव की मूर्ति थी वो भी बच गई थी। मालूम नहीं क्या था उसके अंदर, क्या कहानी थी, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पिछली बारी हिमाचल में जो कुछ आपने देखा वो सबसे बड़ी कहानी थी। वहाँ पर लाखों की तादाद में जो सेब के बगीचे थे, दूसरे फलों के बगीचे थे, सब ध्वस्त हो गए थे और किसान बर्बाद हो चुका था। सारी चीज़ें थी। वहाँ की सरकार अभी बार बार ये सारी चीज़ें भारत सरकार को प्रेरित कर रही है कि आप यहाँ पर जो विकास की कहानी तैयार कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें, और विकास केवल वैसा ही करें जितना प्रकृति चाहती है। तो ये सारी चीज़ें आपने मनु सिंह से भी सुनी और उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। तो अब आगे देखिए। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो झीलें बनी हैं, उसके चलते हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी खतरे की जद में आ चुके हैं। ये बिहार भी खतरे में भाई। अगर ग्लेशियर पिघलने के हालात बनते हैं तो भयानक बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। समस्या इसलिए दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर किसी भी तरह की आपदा को काउंटर करने की तैयारी कर रही है, ताकि अगर हिमालय से प्रलय का ट्रेलर निकला तो फिर वक्त रहते आगाह किया जा सके, जान माल का नुकसान कम से कम। हाँ, इतना जरूर है कि कुदरत इंसान को संकेत भी दे रही है। संकेत ये कि प्रकृति से खिलवाड़ बंद होना चाहिए, वरना वक्त वक्त पर कोर्स करेक्शन को कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपने हिमाचल पर ग्लेशियर की कहानी और ये सारी चीज़ें देखी। आपने मेरा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, और चैनल को पे जो वीडियो है उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आम लोगों को हिमाचल और हिमालय, उत्तराखंड और वहाँ पर होने वाली जो अवैधानिक गतिविधियाँ हैं उसके बारे में पता चल सके। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको हर तरह की स्टोरी आपके सामने रखूं, और जहाँ तक कहानियाँ और पत्रकारिता का सवाल है वो मैं, हो सकता है भाई कहीं गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं किसी चीज़ को मैंने ये संयुक्ति रूप पूर्ण तरीके से रखा हो तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने हालांकि इस तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कुछ पत्रकारों के ज़रिए, कुछ जो पर्यावरणविद हैं उनके ज़रिए सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मुझे लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस पर ज़रूर अपनी बात रखें, क्लियर करें कि आपको कैसा लगा। जब आप इसको मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।